जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी स्टडी का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर 12th NCERT के जितने सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, 11th-12th की आपकी ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो, तमाम सब्जेक्ट्स की मैं आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस कराता हूँ। अच्छी तरह से पढ़ाने का हर संभव प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दोस्तों। तो आज हम लोग जो है अपने प्यारे भारत देश की को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि भैया हमारे देश के अंदर अगर हम लोग ट्रैवल करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो हमको रास्ते के दौरान मान लीजिए कि हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो हम लोगों को कौन कौन सी जो है फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिजिकली हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या हम लोग को फिजिकली जो है माउंटेन्स देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम लोगों को जो है पेनिसुला देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम लोगों को जो है जो प्लेन्स एरिया देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम लोगों को डेजर्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम लोग को जो है आपका बीच वगैरह देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हमारे देश के अंदर आइलैंड्स वगैरह हैं कि नहीं है? तो हम लोग ये तमाम चीज़ें जो हैं जो फिजिकल फीचर्स के अंदर आती हैं वो तमाम चीज़ें हम लोग इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये क्लास 9th के अंदर ये चैप्टर है, ये केवल क्लास 9th वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप जो है अपने भारत के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपने प्यारे देश इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को आखिरी तक देखिए, तभी आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस के साथ चलते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन इट। तो बिफोर beginning the chapter we should understand that what are the things we have to discuss into the chapter। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग हिमालयाज बोलते हैं। हिमालयाज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। उसके बाद में लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, कि भैया कुछ प्लेन एरिया भी है। जितना भी अभी ग्रीन देख रहे हो ना, प्लेन एरिया है। ठीक है, जिस पर बहुत अच्छी एग्रीकल्चर वगैरह होती है, बहुत अच्छी फार्मिंग होती है, बिल्कुल प्लेन एरिया, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। तो समझेंगे कि क्यों पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। और जो नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया आपको भी जम्मू कश्मीर देखोगे, लद्दाख देखोगे, हिमाचल, उत्तराखंड, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिसुलर प्लेट क्या होती है दोस्तों। उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट कि इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये खाने वाला डेजर्ट नहीं है, मीठा नहीं है दोस्तों। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल। ये हमारा जो है आपका राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया, वहाँ पर जो है डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेजर्ट के अंदर कौन सा एनिमल पाया जाता है। फटाक से कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन्स वगैरह दोस्तों। उसके बाद में आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे आइलैंड्स वगैरह। ठीक है दोस्तों, आइलैंड्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ये जो आप लोग मैप में कभी कभी ये जो बिंदु बिंदु सा देखते हो ना, ये बिंदु बिंदु नहीं है, ये बहुत बड़े जो हैं चारों तरफ से जो है सराउंडेड 4 एरियाज ये वाटर से क्या है घिरे हुए हैं। तो ये आइलैंड्स हमारे हैं। ठीक है, हाँ, जिसको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 बाय 1 करके डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पेपरों में आप लोग के 1 मार्क्स के MCQs वगैरह यहीं से पूछे जाएंगे, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह उसके भी आंसर यहीं से देखेंगे। बस आप लोग को पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है पूरा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, हम लोग को क्या पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि भैया जो सन होता है वो कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। ठीक है, मान लीजिए कि ये सन है आपका, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। हमें तो एक डायरेक्शन जो हमें यूनिवर्सल पता ही है। क्या पता है वो? कि जहाँ सूरज होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी दोस्तों। क्या होगी? ईस्ट होगी। ठीक है, ईस्ट। अब ईस्ट के ऑपोजिट में कौन सा डायरेक्शन आता है? वेस्ट आता है। यानी हमें 2 डायरेक्शन का पता चल गया। अगर सूरज यहाँ से, सूरज अगर पूर्व से उग रहा है तो पूर्व के सीधे विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? वेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, वेस्ट हो जाएगी। अब वेस्ट के ऊपर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेस्ट के जैसे ऊपर देखोगे, ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसी के ऑपोजिट, नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा। क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम लोग जो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने सुना है कि जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। तो इन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्टेट्स को बोलते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है, या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, क्योंकि ये लोग नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डायरेक्शन, आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हो गया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में दोस्तों। एक एक करके जो है बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हिमालयन माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हिमालयन माउंटेन्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि ये जो हैं अभी यंग हैं, अभी ये इनकी हाइट क्या हो रही है, इनकी हाइट ग्रो हो रही है दोस्तों। चाइना वाले हर साल जो है माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नापने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि हर साल जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी क्या, 8,848 मीटर। कितनी है दोस्तों, 8,848। चाइना वालों को कहना है कि हर साल 1 मीटर 2 मीटर ये इंक्रीज़ होता रहता है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है जो अभी भी क्या है, अभी भी ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स वगैरह हैं ना, नॉर्दर्न स्टेट्स वगैरह, ये देखिए जितना भी ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये सब इसके अंदर कौन कौन क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज है आपका दोस्तों, ठीक है। ये चाहे आपका लद्दाख हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर हो जाए, हिमाचल हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल हो जाए, सिक्किम हो जाए, तो दी स्टेट्स, ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर क्या है, इन स्टेट्स के अंदर हिमालयाज है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों टोटल लेंथ, हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों, 2400 किलोमीटर, और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। इन कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कौन से स्टेट के अंदर है, तो कश्मीर के अंदर। कितना है दोस्तों, 400 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 150 किलोमीटर चौड़ाई किसके अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 1 नंबर के अंदर सवाल आ सकता है, देखिए क्या बोल रहा है ये कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिमालय की लंबाई है ना, वो कितनी है आपकी, 2400 है। कितनी है दोस्तों, 2400 किलोमीटर, यानी कितने बड़े एरिया के अंदर हिमालय जो रेंज है फैली हुई है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा क्या है, विड्थ, चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई का मतलब ये चौड़ाई ये हो गया। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जो है चौड़ाई किस स्टेट के अंदर है, तो आपकी कश्मीर के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों व्हाट नेक्स्ट, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हिमालयाज को जो है 3 कैटेगरी के अंदर, 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। लॉन्गिट्यूडनल हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखा है, मेरी पहली वीडियो आप लोग को मैंने बता रखा है कि लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब हो जाए भैया नॉर्थ से लेके साउथ, जो ऊपर से लेके नीचे तक जो लाइन खींची जाती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो आपकी राइट से लेके लेफ्ट, ठीक है, आपकी जो इस तरह से लाइन खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ग्रीनविच लाइन है वो लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आगे देखते हैं, तो 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड किया गया हिमालयस को। सबसे पहले जो रेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पहली रेंज को बोलते हैं द ग्रेट और इनर हिमालयस, ठीक है, और हिमाद्री, ठीक है। जो पहली रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको 3 नाम से जानते हैं, या तो ग्रेट हिमालयस बोलो उसको, या इनर हिमालयस बोलो, या फिर उसको हिमाद्री बोलो। इसकी क्या विशेषता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, यानी कि हिमालयस की सबसे नॉर्थ यानी उत्तरी भाग है सबसे। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज एंड कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ठीक है ना। इसी के अंदर जो है क्या बोल रहा है कि सबसे नॉर्दर्न, जो हिमालयस का सबसे नॉर्दर्न एरिया है ना ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर हिमालयाज, हिमाद्री, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज। और इसी हिमालयस के रेंज के अंदर जो है बहुत जो बड़े बड़े आपके जो बड़े बड़े आपकी पीक्स वगैरह है ना, चोटियाँ वगैरह, वो इसी के अंदर पाई जाती है, जिनकी जो एवरेज हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 6 किलोमीटर या 6000 मीटर हाइट वाले इसी के अंदर पीक्स वगैरह पाई जाती है। देर आफ्टर क्या बोल रहा है उसके बाद में दोस्तों, और ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स जिनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। सम हाईएस्ट पीक इंक्लूड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इन्हीं में से कुछ जो पीक्स हैं जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जो पीक है। उसके बाद में कंचनजुंगा, फिर माउंट मकालू और नंगा पर्वत, ठीक है ना।
तो इसी के अंदर जो है आप इसी रेंज के अंदर, ठीक है, ये जो अपर वाली रेंज है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिमालयस के, याद रखिएगा हिमालयस केवल भारत के अंदर नहीं, हिमालय की रेंज नेपाल के अंदर भी पाई जाती है, आपकी लद्दाख के अंदर आपकी जो तिब्बत के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज है ना हिमालय की, ये वाली रेंज, इसी के अंदर जो है सबसे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं आपके हिमालयस के वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया आप लोगों को माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, उसके बाद में माउंट मकालू है, फिर नंगा पर्वत है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किसे बोला जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन से देश के अंदर पाई जाती है? वो नेपाल के अंदर पाई जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत के अंदर है। नहीं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर पाया जाता है। फिर आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि नेपाल के अंदर अगर पाया जाता है तो भारत के अंदर हिमालय रेंज आती है, तो भारतीय हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों कंचनजंगा है। क्या है दोस्तों? कंचनजंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है दोस्तों? उसके बाद में पहला तो हो गया ग्रेट हिमालयास या इनर हिमालयास और हिमाद्री। अब देखिए इतनी हाइट पे है ये, 6000 मीटर इसकी एवरेज। यहाँ पर कोई भी चोटी होगी तो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर लोग रहते होंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहते होंगे। यहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो होगा। जो क्लाइमेट होगा बिल्कुल खतरनाक होगा। यहाँ पर बर्फबारी कभी भी जो है आपका एवलांचीज वगैरह आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, सियाचिन वगैरह आप लोगों ने सुना, सियाचिन ग्लेशियर्स वगैरह ये सब उसी एरिया के अंदर आता है, ग्रेट हिमालयस के अंदर। तो वहाँ पर केवल हमारी आर्मी रहती है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, उसके बाद में जो सेकंड रेंज है हिमालयस को, जो सेकंड रेंज के अंदर डिवाइड किया गया है वो है आपका हिमाचल, या जिसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय, ठीक है। हिमाचल नाम सुन के आप लोगों के मन के अंदर, ठीक है, वो कि भैया वहाँ पर तो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल लेसर हिमालय, इसका क्या विशेषता है कि द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 से लेके 4500 मीटर। अब देखिए जो ग्रेट हिमालयस था उसका एल्टीट्यूड कितना था? उसकी हाइट जो थी आपकी वो थी 6000 मीटर। अब जैसे ही आप लोग लेसर हिमालय में आओगे तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो चोटी होगी वो कितनी होगी? 3700 से लेके 4500 मीटर, यानी कि छोटी हाइट वाले होंगे यहाँ पे। इसके अंदर कौन कौन से पीक्स वगैरह आती हैं? तो भैया पीर पंजाल आती है आपकी, धौलाधार आती है, ठीक है, महाभारत आती है। ये सब इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन सी फेमस वैली वगैरह पाई जाती है? कश्मीर वैली पाई जाती है, कांगड़ा वैली पाई जाती है, कुल्लू, ठीक है, कुल्लू मनाली वगैरह लोग घूमने जाते हैं ना, तो यहीं पर घूमने जाते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह है वो इतना सीवियर नहीं है, ठीक है, मुकाबले ग्रेट हिमालयस इनर हिमालयस का। जब सीजन रहता है तभी यहाँ पर जो क्लाइमेट बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर लोग ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग को मैप में दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए हिमालयस का सबसे जो नॉर्थ एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। फिर इसके नीचे आप लोग आइएगा, फिर इसके जो है आप लोग नीचे आइए, इसके नीचे आप लोग आइएगा ना, यहाँ से फिर आपका जो है यहाँ से आपका जो हिमाचल वाला हिमालय, ठीक है, ये वाला शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपका पीर पंजाल वगैरह आता है। और यहाँ पर जो पीक्स वगैरह जो रेंजेस वगैरह की हाइट है वो 3700 से लेकर के 4045, यानी ज़्यादा हाइट यहाँ पर है नहीं, फिर भी हाइट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, क्या, हिमाचल या लेसर हिमालय। थर्ड आपका आता है शिवालिक। क्या आता है दोस्तों? शिवालिक। अब लॉजिकल इसी बात है कि सेकंड में और कम हो गया, फिर थर्ड जो होगा इसके अंदर और कम हो जाएगा हाइट। दिस इज़ द आउटमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, यानी हिमालयस की सबसे छोटी रेंज इसको बोला जाता है, ठीक है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 से लेकर 1100 मीटर। हिमालयस की ये वाली जो रेंज है ना शिवालिक वाली, इसके अंदर कोई भी पहाड़ वगैरह होगी, इसकी हाइट कितनी होगी? 1 किलोमीटर से लेकर 1100 मीटर ऑन एन एवरेज, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा है नहीं। फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। अब देखिए जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दून बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसी लेसर हिमालयास और लेसर हिमालयास, ये देखिए एक बार और आप लोग को मैप में दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी इज़ नॉट विदाउट मैप। मैप अगर ज्योग्राफी में नहीं है तो फिर ज्योग्राफी जो है मैप की बिना अधूरी है। ये देखिए ये आपका वो आपका जो आता है शिवालिक आता है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आपका जो है हिमाचल या वो है आपका लेसर हिमालय। तो इसके बीच वाला जो एरिया है ना दोस्तों, इसके बीच वाला जो एरिया है, इसके बीच वाला ये वाला जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको दून्स बोलते हैं। इसके अंदर कई सारी जगह आती है, जैसे देहरादून हो गया, कोटलीदून हो गया, पाटलीदून हो गया, तो इन्हीं सब एरिया के अंदर आती हैं। और यहाँ की हाइट कितनी है? यहाँ की जो रेंज वगैरह पाई जाएगी इसके अंदर, जो हिमालय की रेंज वगैरह पाई जाएगी वो कितनी है? 900 से लेकर के 1100, यानी कि ज़्यादा इतनी हाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहीं पर अंग्रेजों ने दोस्तों अपने हिल स्टेशन वगैरह बनाए थे, ठीक है। जब वो भारत की गर्मी से परेशान हो जाते थे तो वो लोग यहीं पर समर वगैरह अपना बिताने के लिए जाते थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। हाँ,
ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा आपका, यहाँ पर मैप है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे अपर रेंज जो है इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री, सबसे खतरनाक रेंज है ये वाली, ठीक है। उसके बाद में आता आपका हिमाचल रेंज, फिर उसके बाद में आता शिवालिक। देखिए शिवालिक के अंदर ज़्यादा हाइट है नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ हिमालयाज़ हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया रेंज के आधार पर, ठीक है। लेकिन कई सारे जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं उन्होंने बोला है कि हिमालयास को जो है, क्योंकि हिमालयास के ऊपर क्या है, हिमालयास के ऊपर आपकी ग्लेशियर्स वगैरह है, और जब ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं तो क्या निकलती हैं, जब ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो पानी नीचे आएगा, और वो पानी रिवर की हेल्प से आता है। गंगा नदी हो गई, ये आपकी सिंधु नदी हो गई दोस्तों, यहाँ से सतलुज नदी हो गई, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये सब हिमालयास के रेंज पर जो ग्लेशियर्स वगैरह है ना, वहीं से पिघल कर ये पानी आता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को हिमालयास को जो है रिवर्स के आधार पे भी क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो है इन्होंने हिमालयास को रिवर के आधार पे भी क्या किया है, क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। देखिए दिस डिविजन्स आर डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, ठीक है ना। रिवर वैलीज वगैरह के आधार पर भी जो हिमालयास को बांटा गया है कई सारी कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले आता है आपका पंजाब हिमालयस। क्या आता है दोस्तों, पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस किस आधार पर बांटा गया है, पंजाब हिमालयस दो नदियों के उस पर बांटा गया है, एक तो इंडस नदी एंड सतलुज नदी। तो पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में आता है, आपका इंडस नदी आता है, ठीक है, और दूसरा सतलुज नदी। इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, इसके बीच के एरिया को बोलते हैं पंजाब हिमालयस, ठीक है। आप लोग को एक बार और बता देता हूँ, हिमालयस के ऊपर इतनी सारी ग्लेशियर्स है, बर्फ़ है, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो नदियों का रूप ले लेती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी, ठीक है, यमुनोत्री बंदरपुर ग्लेशियर से। इसी तरह से जो है ये लोग ग्लेशियर से पिघल कर नदियाँ आती है। तो वैज्ञानिकों ने बोला है कि हम लोग को जो हिमालय को नदी के आधार पर भी बांटना चाहिए। तो पंजाब हिमालय कौन सी नदी के बीच में, सतलुज और कौन सी नदी की दोस्तों, सतलुज और आपकी जो है इंडस नदी के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, देर आफ्टर उसके बाद में आता कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज नदी और काली रिवर के बीच में है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में, ये आपका कुमाऊं हिमालय है। सतलुज, यहाँ से काली नदी जाती है आपकी, ठीक है, हाँ, और यहाँ से आपकी सतलुज नदी जाती है, ठीक है। काली नदी जो है वो फिर आपकी नेपाल के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में आता आपका नेपाल हिमालय। क्या आता है दोस्तों, नेपाल हिमालय। ये कौन सी नदी के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी। कौन सी नदी के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आपकी सिक्किम से होते हुए जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती है। तो इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय किस के बीच में, तीस्ता नदी और उसके बाद में दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया फिर आपका भैया हिमालयज हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, ठीक है। आप लोग इसको ट्रैवल समझिए कि आप लोग जो है पहले जम्मू कश्मीर में गए, जम्मू कश्मीर से घूमते घूमते हिमाचल, हिमाचल से घूमते घूमते उत्तराखंड, उत्तराखंड से घूमते घूमते पंजाब। अब आप लोगों ने हिमालय दिख रहा है आपको, पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग नीचे आ गए, जैसे आप लोग यूपी के अंदर आएंगे तो आप लोग को क्या देखेंगे, दूर दूर तक खेत दिखेंगे, प्लेन एरिया दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में अब क्या आ गया दोस्तों, आपका आ गया नॉर्दर्न प्लेन। क्या आ गया दोस्तों, नॉर्दर्न। अब आपको जो है पहाड़ वगैरह नहीं दिखेंगे, अब आपको समतल भूमि दिखेगी। तो हम लोग को नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की जो है विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए, अब थोड़ा सा कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गया। अब ये जो प्लेन देख रहे हो ना आप लोग, ये जो दूर दूर तक फैला हुआ मैदान देख रहे हो आप लोग, ठीक है, एक समतल मैदान है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। अब ये जो है ये तीन नदियों की मिट्टी द्वारा ला करके जो है इसको डिपॉजिट करके ये मैदान बनाया गया है। कौन सी नदियाँ हैं आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है तो अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर वगैरह जो है अपने पानी के अंदर, ठीक है, रिवर बेड के अंदर लेके आती है। तो जब वो नीचे प्रवेश करती है, जैसे वो प्लेन वाले एरिया के अंदर आती है, स्पीड कम हो जाती है, अब वो ऐसे ऐसे बहने लग जाती है, ठीक है। कभी भी अगर कोई नदी ऊंचाई से बहेगी तो सीधे आती है, मतलब काफ़ी स्पीड में आती है, लेकिन जैसे वो प्लेन एरिया के अंदर प्रवेश करेगी तो वो क्या बन जाती है, ऐसे ऐसे बहने लग जाती है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बहने लग जाती है। तो इसी तरह से जो है गंगा रिवर जब आती है यूपी वगैरह के अंदर प्रवेश करती है, हरिद्वार से ऐसे प्रवेश करती है, तो अपने साथ कई सारी मिट्टी लेके आती है, वो मिट्टी जो है डिपॉजिट कर देती है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो आती है तो वो मिट्टी को क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। इनके साथ में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह आती है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज वगैरह हो गई। तो इनके ट्रिब्यूटरीज से जो मिट्टी मिलती है ना, उसी से ये नॉर्दर्न प्लेन क्या हुआ, तैयार हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन तैयार हुआ है।
और अब चूंकि ये नदियाँ अपने साथ इतनी सारी मिट्टीज़ वगैरह लेके आ रही हैं, इतनी सारी जो है सोइल वगैरह लेके आ रही है, फर्टाइल सोइल है, तो इनकी जो मिट्टी होगी बहुत फर्टाइल होगी, इसके अंदर एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी, है ना। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो किससे बना है, मेनली तीन ब्रह्मपुत्र से बना है, गंगा से बना है, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी उनकी सहायक नदियों से बनाया गया इसको। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में दिस प्लेन इज फॉर्म एलुवियल ऑयल सॉइल, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत ही जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। एलुवियल ऑयल हम लोग को पता है कि बहुत ही फर्टाइल ऑयल होती है, सॉइल होती है, और इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके बाद में जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शंस। सबसे पहले आता है आपका पंजाब प्लेन्स। क्या आता है दोस्तों, पंजाब प्लेन्स आता है। अब इसकी क्या खासियत है इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, हम लोग को पता है पंजाब जो है वो वेस्टर्न में आता है, ये आपका पंजाब, दिस इज़ योर पंजाब, तो ये वेस्टर्न हो गया। मैंने आप लोग को बताया ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो पंजाब है सबसे पहले वेस्टर्न प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं। दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, इट इज़ फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। हमें पता है कि ये जो है इंडस नदी जो है, सिंधु नदी जिसको बोला जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनाया गया। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंधु नदी कहाँ से बहती, तो सिंधु नदी जो है भैया मानसरोवर झील जो है, ठीक है, चेमांगडिंग ग्लेशियर्स वगैरह हैं उसके आसपास से जो है ये निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से ऐसे करके जाती है। अब बोलोगे भैया जाती है तो यहाँ से, पंजाब तो यहाँ पर है, तो ये अपनी इतनी मिट्टी कैसे ले आ गई। अब समझने की बात है, सिंधु की कई सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं जिसके नाम पर पंजाब रखा गया। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, कौन कौन सा आता है उसके अंदर, आपका झेलम आता है, सतलुज आता है, रावी आता है, चेनाब आता है, ठीक है। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह से जो है ये मिट्टी वगैरह यहाँ पर लाई गई है पंजाब प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो पंजाब प्लेन्स का जो है निर्माण हुआ है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज। देखिए मैंने बताई दिया आपको, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस की। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, ठीक है। दोआब्स का मतलब होता है, डू मीन्स टू एंड, मतलब ऐसा एरिया जो 2 नदियों के बीच का एरिया होता है ना उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद में आता है सेकंड आपका जो नॉर्दर्न प्लेन डिवाइड है इनटू द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की क्या खासियत है इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। गंगा प्लेन्स के अंदर सिंपल सी बात है, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से जो मिट्टी लाई गई होगी इससे क्या बना होगा, गंगा प्लेन बना होगा। इट एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो है गंगा प्लेन फैला हुआ है, फिर दिल्ली आपका, फिर यूपी आता है, फिर बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। हम लोग को पता है भैया गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहते हुए जाती हैं। खैर गंगा नदी जो है आपका हरियाणा के अंदर नहीं बहती है, लेकिन हरियाणा जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना है, ठीक है, तो उनका काफ़ी विस्तार है वहाँ तक, हरियाणा वगैरह तक। वैसे मेनली जो गंगा नदी वो आपको यूपी से जाती है, बिहार से जाती है, झारखंड से जाती है, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पर तो जो गंगा नदी सोइल वगैरह को डिपॉजिट कर ही देती है। उसके बाद में उसके बाद में थर्ड आता है आपका ब्रह्मपुत्र। क्या आता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, ये रही ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से ऐसे करके आती हैं, ठीक है, फिर बांग्लादेश के अंदर चली जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं उनसे ये वाला देखिए असम वाला एरिया पूरा, वहाँ पर मिट्टी वगैरह जो डिपॉजिट करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, ठीक है, हाँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि असम के अंदर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो है प्रॉपर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और उस, चलिए मैं ही बता देता हूँ, एक माजुली द्वीप करके है असम के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट है माजुली द्वीप, ठीक है। वो मेनली जो है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसाया गया है माजुली द्वीप। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र के अंदर फ्लड वगैरह आता है ना, तो उस फ्लड की माध्यम से मिट्टी वगैरह डिपॉजिट की जाती है माजुली, और प्रॉपर एक द्वीप बन गया, एक आइलैंड बन गया दोस्तों, उस पर लोग रहते हैं, ठीक है, हाँ। वो आपका जो है आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो ये आपका जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन सी जो है सॉइल पाई जाती है, ठीक है, वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स। तो सबसे पहले एक आता है बब्बर, ठीक है, भाबर या कुछ भी बोल लीजिए। दिस रीजन लाइज पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, द रिवर्स ऑफन डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन दिस रीजन, ऑल द स्ट्रीम डिसिपेयर इन द भाबर प्लेट। अब देखिए जो नदी वगैरह होती है वो शिवालिक से सीधे प्रवेश करती है, तो अपने साथ कई सारे कंकड़ वगैरह लेके आती है, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नदी गायब हो चुकी है, डिसिपेयर हो चुकी है, ठीक है, कहाँ पर, भाबर के अंदर। उसके बाद में आता है आपका तेराई क्षेत्र, इसको तराई बोला जाता है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द भाबर, यानी कि भाबर के बिल्कुल जस्ट नीचे होती है। द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रिमर्ज हियर,
अब जैसी तराई वाला एरिया आता है तो यहाँ से जो है नदियाँ जो है अलग अलग उसके अंदर अलग अलग उसमें दिखने लग जाती हैं, ठीक है। जो भाबर होता है उसके अंदर नदियाँ डिसअपीयर हो जाती है पत्थरों चट्टानों वगैरह के बीच में, लेकिन जैसे तराई वाला रीजन आता है वहाँ से जो है नदियों दिखने लग जाती हैं। इट इज़ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, ये बहुत दलदली एरिया होता है ये तराई एरिया। उसके बाद में आता बांगर। बांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन का जो 90% हिस्सा है वो बांगर है। प्लेन एंड फाउंड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सोइल, यानी कि सबसे पुरानी जो एलुवियल सोइल होती है उससे बनाया गया है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्क्रियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कांकर, ठीक है, कांकड़ वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर जो सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है वो माना जाता है आपका खादर। क्या माना जाता है? खादर। द फ्लड प्लेन्स फाउंड बाय न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स, यानी कि हर साल जब गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इंडस नदी उसकी डिपॉजिटरी के अंदर बाढ़ वगैरह आता है ना, तो जब बाढ़ आता है तो नई मिट्टी आती है तो उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, ठीक है। दे आर रिनाउंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल होती है, खादर जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। आप लोग हमेशा एक चीज़ देखोगे, कहीं अगर बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ के बाद उस एरिया की जो खेती बहुत अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत अच्छी होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ नई मिट्टी लेके आती है, नई खादर लेके आती है, जिसकी वजह से जो है कृषि जो होती है, जो एग्रीकल्चर होता है बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हम लोगों ने हिमालयस पढ़ा था, हिमालयस खत्म करके हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे भैया पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले जो है आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। देखिए, माउंटेन एंड प्लेट्यू के अंदर क्या अंतर होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। माउंटेन, पेनिसुलर का मतलब क्या होता है? पहले चले इसको ये क्लियर कर देता हूँ। पेनिसुलर का मतलब होता है, पेनिसुलर कि भैया एक ऐसा एरिया जो तीन तरफ से वाटर से क्या हो, घिरा हो, ठीक है। हम लोग को पता है यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी इसको बोला जाता है, पूरा वाटर है। इधर आपका अरेबियन सी हो गया, फिर उसके नीचे क्या है, हिंद महासागर हो गए हैं, ठीक है। तो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो जो एरिया तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसी एरिया को क्या बोलते हैं? पेनिसुलर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब प्लेट्यू क्या होता है? पठार क्या होता है? और पहाड़ के अंदर क्या अंतर होता है? माउंटेन एंड प्लेट्यू के अंदर क्या होता है? तो अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? तो जो माउंटेन होता है वो हमेशा ऐसे बिल्कुल नुकीला और बहुत ज़्यादा उसकी हाइट होती है माउंटेन्स, जैसे हिमालयस के देखिए हम लोगों ने, जो ग्रेट हिमालय जो उसकी हाइट 6000 एवरेज, किसी भी अगर पहाड़ को उठा के देखोगे किसी भी चोटी को, तो उसकी एवरेज हाइट कितनी थी? 6000 मीटर। तो पहाड़ की हाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी शेप हमेशा कैसी होती है? ऐसी होती है, बिल्कुल नुकीली होती है, और उसकी हाइट बढ़ी रही होती है। लेकिन जो प्लेट्यू होता है, जो पठार होता है, उसकी हाइट जो होती है कम होती है, और ऊपर से बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों वो, ठीक है, ऐसा होता है। यानी कि धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है? उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, उसकी हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। समय के साथ साथ उसकी हाइट क्या हो रही है दोस्तों? कम होती जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेट्यू और माउंटेन के अंदर अंतर बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग बात करेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? मालवा प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका झारखंड के अंदर आता है, थोड़ा बिहार के अंदर आता है। फिर आपके बाद दक्कन प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। उसके बाद में क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमें पता है कि भैया जो चट्टान होती है, रॉक होती है, तीन प्रकार की होती है। इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है, क्रिस्टलाइन होती है। इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट्स पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। कभी ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि जो बीच का एरिया है, उसके बाद में डेक्कन ये वाला। उसके बाद में क्या डिस्कस करना है? फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर आपकी पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो होती है वोल्केनो इरप्शन से पैदा होती है। द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। दिस इज अ वोल्केनिक ओरिजिन एंड हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया यहाँ पर कभी जो है ज्वालामुखी वगैरह पाया जाता था। जब वो ज्वालामुखी वगैरह इरप्ट वगैरह होते थे तो उससे उनके जो एशिस वगैरह होते हैं वो जब जम जाते थे तो उससे एक मिट्टी का निर्माण होता था, जिसको बोलते थे ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल के अंदर जो कॉटन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र एरिया के अंदर जो है कॉटन वगैरह बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि वहाँ की मिट्टी काली है, और काली मिट्टी के अंदर जो है ये बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता है। तो इतना ही आप लोग को पढ़ना था केवल प्लेट्यू के बारे में। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। थोड़ा सा राजस्थान का आप लोगों को टूर करा देता हूँ इसी में,
भाई थोड़ा राजस्थान में तो घूमना है, ठीक है, मारो मारो राजस्थान। तो इसके अंदर अब हम लोग बात करेंगे द इंडियन डेजर्ट के अंदर, द इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन डेजर्ट हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों? राजस्थान के अंदर मिलेगा। कहाँ? राजस्थान में कौन सा? वेस्टर्न राजस्थान, जिसके अंदर आपका जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, ठीक है, ये सारे एरिया आपके जो है डेजर्ट वाले एरिया हैं। थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया भी आता है, कच्छ वच्छ वाला, ठीक है। तो इसके बारे में विशेषता समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, डेजर्ट केवल इंडिया के अंदर ही नहीं है, डेजर्ट जो है पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अब देखिए इसके अंदर एक शब्द आ गया अरावली हिल्स, ठीक है। तो भारत के अंदर जो है सबसे पुराना जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो कौन सा बोला जाएगा दोस्तों? वो आपका अरावली है। कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू होता है दोस्तों? ये आपका शुरू होता है गुजरात से लेकर के जो है दिल्ली रीज तक, ठीक है। ये पहले आज से पता नहीं कितने हजार साल पहले जो है ये हिमालय से भी ऊंचा माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है इनके अंदर डिक्लाइन आता गया। वाटर ने, एयर ने, इन सब का क्या कर दिया दोस्तों? इन सबको इनका क्षरण कर दिया। तो अब इनकी हाइट के, अब ये माउंटेन नहीं, अब ये पठार बन चुका है। अब इनकी हाइट ऐसे कुछ है, छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिल्कुल रेंज जाती है, जिसको अरावली बोलते हैं। कभी आप लोग राजस्थान वगैरह गए हों, गुजरात वगैरह गए हों, या फिर जैसे आप लोग फरीदाबाद वगैरह क्रॉस करोगे तो आप लोग को जो है ये नारनौल वगैरह के अंदर ये कई सारे पहाड़ वगैरह, पठार वगैरह देखने को मिलेंगे। तो वो सब अरावली के ही हिस्सा हैं, कि इसके दोस्तों अरावली के हिस्सा हैं, ठीक है। हाँ, तो अरावली की जो है वो बिल्कुल ऐसे करके सीधी जा रही है, ठीक है। तो अरावली के वेस्टर्न वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा क्या है? डेजर्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? द इंडियन डेजर्ट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट वगैरह के अंदर जो थार मरुस्थल जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपको कई सारे सैंड ड्यून्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेतीले पहाड़ वगैरह, रेतीले पठार वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 100 मिलीमीटर पर ईयर। अब देखिए डेजर्ट वहीं पर होगा जहाँ जहाँ पर जो वाटर जो है बहुत कम होता है, जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, ठीक है। जब रेन कम होगी तो फिर मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाएगी, पेड़ पौधे जो होंगे बिल्कुल कैक्टस वगैरह, कठीले वगैरह पैदा हो जाएंगे, ठीक है। जो क्लाइमेट होगा बिल्कुल ही आपका सूखा, बिल्कुल तीखी धूप पड़ेगी। उसके बाद में क्या है? इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। अब इतना सूखा, इतना कम बारिश होता है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधा कैसे उग पाएगा? वेजिटेशन तो हो ही नहीं पाएगी। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। थोड़ा बहुत बारिश होता है, जब थोड़ा सा मानसून वगैरह आता तो ठीक ठाक बारिश वहाँ पर हो जाती है। लूनी इज़ द ओनली रेंज लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पर केवल एक नदी पाई जाती है, लूनी। उसको भी बोलते हैं कि वो जो है रेगिस्तान के अंदर जाकर समाप्त, गर्मी इतनी आता है कि वाटर जो है अपने आप इवेपोरेट हो जाता है और सारा पानी सूख जाता है। तो यहाँ पर एकमात्र कौन सी नदी पाई जाती है आपके राजस्थान के अंदर? लूनी रिवर पाई जाती है। कौन सी रिवर पाई जाती है दोस्तों? लूनी, ठीक है। वो भी जो है डेजर्ट के अंदर जाके डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद में क्या खासियत है? क्रिसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर कई सारे सैंड ड्यून्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि इस तरह से जो है पठार वगैरह पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया डेजर्ट के बारे में। नाउ वी शुड मूव टू डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन्स वगैरह। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके अंदर जो है आपका सी से टच करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सी पाया जाता है। जिनके अंदर सी नहीं पाया जाता मतलब जिनका एरिया जो है सी से टच करता है, वो चाहे अरेबियन सी हो, चाहे आपका बे ऑफ बंगाल हो, चाहे हिंद महासागर हो, ठीक है। तो आप लोग वो स्टेट्स बताइए। तो अब हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के अंदर, कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स को भी जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 कैटेगरी के अंदर कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया गया। पहला आपका आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर भी 2 कैटेगरी के अंदर नॉर्दर्न सरकार, उसके बाद में आता है आपका कोरोमंडल मेनली आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर नॉर्दर्न सरकार जो है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर और थोड़ा सा तेलंगाना के अंदर और उड़ीसा के अंदर भी। फिर आपका आता दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके अंदर आपका कोंकण हमें पता है कहाँ दोस्तों, कोंकण हमें पता गोवा और थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला एरिया। फिर कन्नड़ यानी कर्नाटका वाला एरिया और मालाबार यानी कि केरला वाला एरिया, ठीक है। तो हमारे कोस्टल प्लेन्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एक एक नंबर में सवाल पूछ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक करके जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये वाला एरिया ईस्ट के अंदर पड़ता है इसलिए इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और ये वाला एरिया पड़ता है वेस्ट के अंदर इसलिए बोलते हैं इसको वेस्टर्न घाट। और चूंकि यहीं पर जो है आपका अरेबियन सी है तो इसलिए अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट इसको बोला जाता है। उसके बाद में ये जो है बहुत नैरो है दोस्तों, ठीक है, बहुत नैरो है, ज़्यादा जगह नहीं।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोकन, हमें पता है कि जो नॉर्दर्न है उसको बोलते हैं कोकन, ठीक है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड एज कन्नड़ प्लेन्स, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार, ठीक है। कन्नड़ यानी कर्नाटका वाला एरिया जो आपका आता है, फिर मालाबार यानी कि केरला वाला, और कोकन यानी कि महाराष्ट्र और गोवा वाला। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट के बारे में दोस्तों। ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करते हैं। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। बात कर ही दिया था कि जो ईस्टर्न वाला है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर पाया जाता है और ईस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है। दिस प्लेन इज वाइड एंड लेवल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल तट। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। अब देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है, डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज़ डेल्टा। हमें पता है कि भैया जो कई सारी नदियाँ हैं, जैसे महानदी होगी, ठीक है, कृष्णा होगी, गोदावरी होगी, ये सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लोप है बहुत ज़्यादा, तो स्लोप की वजह से जो है यहाँ पर जाती हैं, ठीक है, स्लोप की वजह से यहाँ पर जाती हैं। तो कभी जो है ये वाला एरिया यहाँ पर क्या रेंज पाई जाती थी, माउंटेन रेंज वगैरह पाई जाती थी, ठीक है। अब माउंटेन रेंज है और यहीं से क्या नदी निकल रही है, तो नदी एक दो दिन से तो निकल नहीं रही है, पता नहीं कितने करोड़ों सालों से यहाँ पर नदी बह रही है। तो नदी ने जो है माउंटेन्स के अंदर क्या कर दिया दोस्तों, गैप बना दिया। क्या बना दिया? गैप बना दिया, ठीक है, गैप बना दिया। तो ये नदी जो जा करके कहाँ मिलती है, आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलती है, ठीक है। हाँ, बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलती है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जब रिवर जो है माउंटेन से सीधे प्लेन्स एरिया के अंदर प्रवेश करती है, तो माउंटेन से जब वो प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन जैसे वो प्लेन एरिया के अंदर आती है तो अपना पानी जो है इस तरह से बिखर जाती है, कई सारे स्ट्रीम्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। कई सारे स्ट्रीम्स के अंदर जो है रिवर होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लो कि आपकी गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है, और जैसे आपकी कलकत्ता के अंदर गई तो उसने जो है कई सारी स्ट्रीम्स के अंदर अपने रिवर बेड को एक्सटेंड कर लिया। तो इन सब के अंदर क्या है, पानी है, इन सब के अंदर पानी है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट, द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। हाँ, भारत के अंदर जब सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी? चिल्का लेक, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर जो है आपकी इंडियन नेवी की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, नेवल बेस है दोस्तों वहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद में दोस्तों, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। ये देखिए, दिस इज़ योर ईस्टर्न घाट, दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस वगैरह को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न घाट एंड देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है दोस्तों, चूंकि वेस्ट में इसलिए वेस्टर्न घाट्स, और किसके साथ लगा हुआ है? अरेबियन सी के अंदर। ईस्टर्न घाट आपका ईस्ट के अंदर है और किसके साथ लगा हुआ है? बे ऑफ बंगाल के साथ लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल लगा हुआ है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है और बीच बीच में पासिस बने हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में जो है पासिस बने हुए हैं। वो पासिस क्या है? वो कभी नदियाँ बहती थी, चट्टानों को तोड़ा है उन्होंने, मतलब रास्ता बना दिया है, ठीक है, इसलिए वो क्या बन गए? पासिस बन गए। दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इनरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाई रिवर्स, ठीक है, बिल्कुल इनरेगुलर है, इनके बीच में कोई पासिस वगैरह नहीं पाए जाते। यहाँ पर कोई भी अगर पहाड़ वगैरह होगा, पठार वगैरह, तो उसकी हाइट कितनी पाई जाएगी? 900 से लेकर 1600 मीटर, ठीक है, इस रेंज के अंदर, वेस्टर्न घाट के अंदर। और यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी? 600 मीटर है। उसके बाद में जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको क्या बोलते हैं? अनाईमुदी। उसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये हिल स्टेशन है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और ईस्टर्न घाट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट चीज़ पठार है वो क्या है? महेंद्रगिरी। इसकी हाइट कितनी? 1501 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या पाया जाएगा? अनाईमुदी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया, अब हम लोगों ने ज़मीन, सारा लैंड के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ा सा वाटर के अंदर भी कुछ हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो अरेबियन सी के अंदर आपका पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। और आपका जो है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड देन आपका अरेबियन सी के अंदर पाया जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। ये देखिए बिंदु बिंदु सा जो है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कॉरल्स वगैरह पाई जाती हैं सी के अंदर, जिसकी वजह से ये बना है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। अब इसके अंदर न जाने पता नहीं 500 से 600 ज़्यादा आइलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अभी सारे आइलैंड्स को जो है कवरत्ती आइलैंड से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, हमारे ऑफिसर्स वगैरह वहीं बैठते हैं। उसके बाद में जो आपका लक्षद्वीप है, दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, कई सारे जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं।
उसके बाद में डिस्कस करते हैं आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में दोस्तों। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, नॉर्थ टू साउथ। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। It is believed that these islands are an elevated portion of some marine mountains, ठीक है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and have thick forest cover। अब इक्वेटर हम लोग को पता है कि भैया अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर लाइन जा रही थी 0 डिग्री पे, तो यहीं से इक्वेटर लाइन जो है यहाँ से भी जारी होती है। तो जहाँ इक्वेटर जाएगी वहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर सनराइज की रेज ज़्यादा पड़ेगी वहाँ का जो वाटर वगैरह इवेपोरेट होगा, बादल बनेगा और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर अच्छे खासे क्या फॉरेस्ट वगैरह ग्रो हो जाएंगे। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर आपके बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका दिस वाज योर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की बहुत कम समय में भारत की यात्रा करा दी होगी मैंने, ठीक है। हाँ, अब आप लोग कहीं भी जाओगे तो आसानी से चीज़ों को पहचान सकते हो, ठीक है, कि भैया अगर हिमालयस कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, प्लेट्यू कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन क्या है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिमालयस के बारे में डिस्कशन किया, 3 कैटेगरीज के इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, उसके बाद में शिवालिक। फिर हम लोगों ने बात किया नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से बनाया गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के बारे में जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। फिर हम लोगों ने जो है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। ईस्टर्न कोस्ट को भी 2 कैटेगरी के अंदर, सरकार एंड कोरोमंडल। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेस्टर्न कोस्ट। इन वेस्टर्न कोस्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कोंकण, कन्नड़ एंड देन मालाबार। Then after we discussed about Eastern Ghat and Western Ghat, and at the end we discussed about islands of India, Andaman and Nicobar द्वीप समूह, and then Lakshadweep Islands। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो मेरी। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई दिस एफर्ट। यू कैन अप्रिशिएट माई दिस एफर्ट बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड बाय फॉरवर्डिंग इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।